नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जगह जगह कार्यक्रम कर रही है और रिपोर्ट कार्ड के जरिए केंद्र सरकार ने राज्यों में क्या कुछ किया वो बता रही है। बीजेपी शासित हर राज्य में बड़े स्तर पर इसकी तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर एक बुकलेट जारी की, जिसके जरिए 11 सालों में किए गए कार्यों के आंकड़े पेश किए गए। बुकलेट में कांग्रेस और मोदी सरकार के कामों की तुलना भी की गई। आंकड़ों में कांग्रेस सरकार से मोदी सरकार ने बेहतर काम किए, ये भी बताया गया। सीएम ने गरीब, किसान, वंचित वर्ग के लिए किए गए कार्यों का भी ब्यौरा दिया है। वहीं किसानों को लेकर भी सीएम सैनी ने यह बताया कि मोदी सरकार ने कांग्रेस राज के मुकाबले हरियाणा में किसानों को अधिक एमएसपी देने का काम किया। ऐसे में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर ये जो ब्यौरे पेश किए गए, ये कितने दमदार साबित होंगे और हरियाणा में क्या बदलाव आया और राजनीतिक तौर पर प्रदेश की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह सवाल है। करेंगे चर्चा। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। पानीपत से टोटल टीवी के एडिटर एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं और हिसार से टोटल टीवी के एडिटर एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने का जश्न और सरकार की उपलब्धियों का पिटारा प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में मंगलवार को खोला गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की मौजूदगी में पत्रकार वार्ता में पीएम मोदी के इन 11 साल में किसान, कमेरा वर्ग, महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों के लिए किए गए कामों और उन्हें दी गई रियायतों का जिक्र किया गया। इस सरकार के इससे पहले कांग्रेस राज में किए गए कामों की तुलना आंकड़े देकर की गई। इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपया हर 4 महीने के बाद डायरेक्ट उसके खाते में पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और मुझे गर्व है बताते हुए कि 19 किस्तें इन 11 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। गौरतलब है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार और संगठन की लीडरशिप ने 2014 से पहले कांग्रेस राज में परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को याद दिलाकर मोदी सरकार को समावेशी और बेहतर सरकार बताया। हरियाणा के अंदर अगर आंकलन करें, हरियाणा के अंदर अगर हम देखें कांग्रेस का 10 वर्ष, कांग्रेस ने अपने 10 वर्षों के अंदर 1155 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का भेजने का काम किया है। और हमारी डबल इंजन की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों में 15,500 करोड़ रुपया अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसके खाते में डायरेक्ट पहुंचाने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। गौरतलब है कि मंगलवार को देश के बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर अपने अपने राज्यों में इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को दूरदर्शी सोच वाली और बेहतर सरकार बताया। कांग्रेस जहां देश भर में अभी संगठन सृजन कर इसमें पैनापन लाने और इसमें फेरबदल की प्रक्रिया से गुजर रही है, वहीं बीजेपी जश्न और अगला जोश भरने में लगी है। मौके सभी के पास हैं, पर राजनीति में सोच और जांबाजी भी बहुत काम आती है। बीजेपी और कांग्रेस में अभी तो ये फर्क साफ नजर आता है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो उपलब्धियों की बुकलेट जो है वो जारी की गई है। कितना असर पड़ेगा हरियाणा की सियासत पर और कितनी बड़ी उपलब्धियों के तौर पर इसे देखा जाए, ये तमाम सवाल हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बुकलेट जारी की है, और बुकलेट में क्या कुछ है और किस तरीके की संभावनाएं नजर आती हैं? देखिए सौरभ, सरकारें हो या राजनीतिक दल हो, वो अपनी उपलब्धियां, दावे तो बताते हैं, लेकिन सच्चाई की कसौटी पर उनको परखना होता है। देखिए दावे तो होते हैं, बुकलेट में जो छापा गया है ऐसा नहीं है कि सरकार ने झूठ बोला है, लेकिन जो दावे होते हैं उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, सरकार कोई हो, पार्टी कोई हो। ये बात जरूर है कि बुकलेट में जो कुछ कहा गया है हकीकत कितनी है,
कितना सच माना जाए। ऐसा नहीं है कि झूठ है, लेकिन कितना फीसद सच हो, कितना उसको रंग बिरंगे तरीके से पेश किया गया है, सवाल वो है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मतलब ये सारा कुछ किया गया है व्यवस्थित तरीके से, बहुत पहले से, अगर हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री ने बुकलेट के जरिए बखान किया है कि मोदी सरकार ने 11 साल में किस तरीके से कांग्रेस के मुकाबले बेहतर काम किया है, आंकड़े पेश किए हैं, व्यवस्थित तरीके से सारा कार्यक्रम हुआ है। खाली हरियाणा में नहीं है, यूपी में जहां जहां बीजेपी शासित प्रदेश में 18 जगह सरकार है, शायद 1-2 फालतू भी हो सकती है, सब जगह बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने, बीजेपी सरकारों ने ये रिपोर्ट कार्ड पेश किया है मोदी जी ने किस तरीके काम किया। 11 साल दरअसल 10 साल तो 2 कार्यकाल पूरे हुए, चूंकि तीसरी बार का पहला साल है, हैट्रिक बनी है। हैट्रिक किसी सरकार ने नहीं बनाई, कोई भी प्रधानमंत्री देश का 10 साल से ज्यादा नहीं रहा, क्योंकि 2 कार्यकाल मनमोहन सिंह ने पूरे किए, उससे पहले भी हुए हैं, लेकिन तीसरा कार्यकाल किसी प्रधानमंत्री ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बना हो, हैट्रिक लगाई हो, वो पहले दफा अवसर बीजेपी को मिला है। तो चूंकि हैट्रिक लगी है, पहले साल में जश्न मनाने की तैयारी है, फैसला हुआ और उसके लिए बकायदा आंकड़े जुटाए गए, सारे सरकारी विभागों से प्रिंटिंग हाउस में गएंगे, बुकलेट का रूप दिया गया, प्रचार किया गया। मेरे को लगता है सारा बहुत व्यवस्थित तरीके से, शायद इस सारे में 2 महीने लगे होंगे, केंद्र सरकार के या राज्य सरकारों को भी ऊपर से आदेश आए होंगे, जहां जहां बीजेपी सरकारें उन्होंने किस तरीके से बेहतर काम किया। और बीजेपी का तो नारा ही रहा है, अभी पीछे हमने देखा 2024 के जो विधानसभा चुनाव थे या मोदी जी का लोकसभा था, उन्होंने एक नारा फिर दिया था नया, हर बार नए नारे। उन्होंने कहा था सरकार सबसे ज्यादा जिनको लिए काम करेगी वो है गरीब, किसान, महिला और युवा। ये 4 ऐसे वर्ग हैं जो सबसे ज्यादा, आप देखिए महिलाओं की संख्या कम नहीं है वोटर्स के हिसाब से, युवा भी अच्छे खासे, और युवाओं पर तो देश का भार है आने वाले टाइम में। किसान हमेशा से संवेदनशील मुद्दा रहा है, और गरीब जो है, गरीब तो सभी वर्गों में है। प्रधानमंत्री भी कहते हैं गरीब की कोई कौम या जमात नहीं होती, गरीब गरीब होता है। तो सरकार ने गरीब के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए और महिलाओं के लिए इन पर ज्यादा फोकस किया। इसकी वजह सियासत भी हो सकती है, वोट बैंक भी हो सकता है, लेकिन ये वर्ग वो है जिनको सरकार ने बहलाया, पुचकारा, अपने साथ रखा, उसके रिजल्ट भी मिले हैं। लेकिन हरियाणा के अगर 11 साल के तो अभी 5 महीने पड़े हैं, क्योंकि मई में लोकसभा चुनाव हर बार होते हैं, हरियाणा में चुनाव अक्टूबर में होते हैं, 5 महीने का गैप है। लेकिन 2009 में जब कांग्रेस सरकार थी, 2005 में आई थी 68 सीटें लेकर, 2009 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, चुनाव होने थे, लेकिन उस बार कांग्रेस ने 5-6 महीने पहले चुनाव करवाए थे, एक साथ करवाए थे, तब भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, लेकिन सीटें 40 आई थी। उसके बाद इंडिपेंडेंट के सारे सरकार बनाई थी। तो प्रधानमंत्री ने 3 कार्यकाल पूरे नहीं किए, तीसरे कार्यकाल का पहला साल है, लोगों में ये इंप्रेशन देने की कोशिश की है कि आपने जो फैसला किया था, एनडीए की सरकार बनाई थी, मोदी जी को प्रधान बनाया था, आपका फैसला सही था, और हम आंकड़ों के जरिए, अपनी प्रेजेंटेशन के जरिए उनको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब महेश, बात की जाए मोदी सरकार की 11 साल की, हरियाणा के विकास की, हरियाणा को क्या मिला, ये तमाम अब सवाल उठने लाजमी भी हैं, क्योंकि 11 साल हैं तो जाहिर सी बातें, उपलब्धियां भी गिनवाई जा रही हैं, बुकलेट के जरिए ही सही, संवाद के जरिए ही सही, लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि हरियाणा को क्या मिला। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरियाणा की नज़दीकियाँ बनी रही हैं लगातार, चूंकि मनोहर लाल खट्टर बतौर मुख्यमंत्री कमान संभाले हुए थे, कुर्सी संभाले हुए थे, और नज़दीकी माने जाते हैं मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा की राजनीति सीधे सीधे केंद्र की राजनीति को प्रभावित भी करती है। और इसी दौरान हमने देखा कि किसान आंदोलन भी किस तरीके से एक संवेदनशील मुद्दा केंद्र की सरकार के लिए बन चुका था। तो ऐसे में हरियाणा को साधने की मजबूरी लगातार इन 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बनी रही। तो ये मानकर चलिए कि नज़दीकियों का फायदा तो हरियाणा प्रदेश को मिला है, लेकिन उस कदर जो फायदा हासिल किया जा सकता था, मुझे लगता है कि उस फायदे तक नहीं पहुंच पाए, ना तो मनोहर लाल खट्टर और ना ही नायब सिंह सैनी। यहाँ पर चूंकि हम दिल्ली के 3 तरफ बने हुए हैं, और राजधानी दिल्ली की जो राजनीति है, या कहें कि देश की जो केंद्रीय राजनीति है, उसमें हरियाणा की जो भीड़ है वो इस्तेमाल अच्छी खासी की जाती है। जब भी दिल्ली में किसी भी तरह के रैली का आयोजन किया जाए, कोई राजनीतिक उत्सव का आयोजन किया जाए, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भीड़ अगर किसी एक प्रदेश से पहुंचती है तो फिर हरियाणा प्रदेश
के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो यहाँ भीड़ जुटाकर दिल्ली में एक शक्ति प्रदर्शन करने की जो कोशिश है हमेशा किया करते हैं। तो ये तो मैं नहीं कहूंगा कि फायदा नहीं मिला। यहाँ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का शासन लगातार बना रहा, तो इसका फायदा तो मिला है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना फायदा मनोहर लाल खट्टर ले सकते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उस फायदे तक, उस सीमा तक ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को पहुंचाने की कोशिश की और ना ही मनोहर लाल खट्टर उतने संजीदा थे कि अपनी नजदीकियों का फायदा वो हरियाणा प्रदेश को दिलवा पाते। लेकिन फिलहाल यहाँ पर नायब सिंह सैनी अपनी एक कोशिश जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो कंपेटेबिलिटी बिल्ड करने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से लगातार जो संवाद है मनोहर लाल खट्टर के साथ, ये अक्सर मजाक में लोग कहा करते हैं कि हफ्ते में या तो नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर के पास पहुंच जाते हैं या तो मनोहर लाल खट्टर नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं और दोनों यहां नजदीक माने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो आपके सवाल का जवाब यह है कि फायदा तो मिला है हरियाणा प्रदेश को। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसका विकास के रफ्तार के तौर पर फायदा देखने को मिला। लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, मुझे लगता है कि जितना फायदा मनोहर लाल खट्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरियाणा प्रदेश को दिलवा सकते थे उतना फायदा नहीं दिलवा पाए। देवेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल, ये दो नाम हैं और जो केंद्र की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं, प्रदेश की राजनीति को भी काफ़ी बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री कई बार आए हरियाणा में, उन्होंने मनोहर लाल से जो करीबियां हैं उनका जिक्र किया, अपना पुरानी साथी भी बताया और यही वजह है कि शायद वो केंद्र में भी उनको लेकर गए और मंत्रालय भी सौंपा है, ऊर्जा मंत्रालय। अब सवाल ये कि जो जिक्र महेश कर रहे हैं कि मनोहर लाल वो चीज़ नहीं दिलवा पाए हरियाणा को और ज़्यादा हक था हरियाणा का, वो प्रधानमंत्री के जरिए दिलवा सकते थे। अब सवाल है कि क्या नायब सैनी उन गैप्स को पूरा करेंगे, फिल करेंगे जो मनोहर लाल नहीं कर पाए? कोशिशें हालांकि वो कर रहे हैं, जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया। देखिए सौरभ, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये बताता हूं। मनोहर लाल जी 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। SYL पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, 2 बार तो उनके टाइम पे आया जब इस मामले की सुनवाई होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SYL का पानी हरियाणा को दिया जाए, पंजाब सरकार दे, और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि आप दोनों राज्यों को बिठाओ, क्योंकि केंद्र एक बड़ी सरकार है, देश को चलाने वाली सरकार है और हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है जी। बहुत सारी पावर्स जो है वो संघ सरकार के पास होती है। तो मनोहर लाल जी को कहा गया था कि आप, यहाँ का विपक्ष कहता था, भूपेंद्र हुड्डा भी कहते थे, क्योंकि 10 साल तो विपक्ष में है ही कांग्रेस, भूपेंद्र हुड्डा, अभय चौटाला या आम आदमी पार्टी के भी लोग कहते थे भाई केंद्र सरकार ने SYL का पानी हरियाणा को दिलाने के लिए कहा है और पंजाब से मिलकर केंद्र सरकार कोशिश करे। मेरे को याद है कि विपक्ष ये ताना देता था मनोहर लाल को, भाई आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इतने नजदीक है आपके, आप तो दोनों संघर्ष किया है आपने स्कूटर पर, जब नरेंद्र मोदी जी 1996 से 99 तक प्रदेश के प्रभारी थे बीजेपी के और मनोहर लाल संगठन मंत्री थे। दोनों स्कूटर पर घूम घूमकर थैला टांग कर प्रचार किया करते थे गांव में। तो ये ताने देते थे कि आप तो प्रधानमंत्री के चहेते हो, आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपको RSS से लाकर विधानसभा का चुनाव लड़वाया, मुख्यमंत्री। शायद पहली दफा ये था कि कोई आदमी पहली दफा चुनाव लड़े, विधायक बने और मुख्यमंत्री बन जाए, और एक नहीं 2-2 बार बने। तो इनको ये कहा जाता था कि आप प्रधानमंत्री पर दबाव नहीं बना सकते कि SYL का पानी हरियाणा को दिया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। तो मुख्यमंत्री जोर नहीं डाल सके, प्रधानमंत्री को मना नहीं सके, शायद दबाव नहीं बनाना चाहते क्योंकि उनके सीनियर है। और वैसे मनोहर लाल कहते भी रहे मेरे आदर्श है, मेरे राजनीतिक गुरु नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन वो राज्य के हितों के लिए SYL का पानी जो दिलवाना था दिलवा सकते थे, दबाव बना सकते, इस मुद्दे को उठा सकते थे। तो विपक्ष लगातार मनोहर लाल को घेरे रहा कि आपकी दोनों की सरकारें हैं, बीजेपी की, प्रधानमंत्री करीब, आप पानी दिलवाओ, वो काम नहीं हो सका। उसके अलावा और कई चीजें भी, जैसे बेरोजगारी वाला बड़ा मुद्दा है हरियाणा में, इसी से जुड़ी एक बात ये बताता हूं, हरियाणा को फायदा ज्यादा क्यों नहीं मिला। जैसे महेश जी बता रहे हैं जी, अभी 2024 में विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी ने बहुत सारे वायदे किए, सरकार बनाने के लिए लोगों को लुभाया कि 2100 रुपए हर महिला को दिया जाएगा। महिलाएं आज तक इंतजार कर रही हैं, 8 महीने हो गए हैं। हालांकि सरकार ने कमेटी बनाई है कि मनी मोबिलाइजेशन का पैसा आएगा कहां से, बहुत कई हजार करोड़ रुपया चाहिए महिलाओं को 2100 रुपए, 60 साल से ऊपर की महिलाओं को, विधवाओं को
ओल्ड एज पेंशन है या कोई विधवा है 60 साल तक उसको पेंशन मिल रही है, लेकिन जो 18 से 60 साल की बीच की महिलाएं उनके लिए वायदा था कि 2100 रुपए महीना उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी, जैसा दिल्ली में भी किया है बीजेपी ने। और तो वो जो फायदे थे, बेरोजगारी वाला मसला है, और अभी जो स्टार्टअप योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री का मुद्रा लोन है, मेरे को लगता है बहुत सारी कमियां हरियाणा में हम देख रहे हैं। अभी कई लोगों से मेरी बात होती है कि मुद्रा लोन प्रचार तो बहुत होता है, लेकिन लोन लेना आसान नहीं है बैंकों से। जिस तरीके से भटकाया जाता है, कोई ना कोई किसी तरीके के इशारे भी किए जाते हैं, आप समझ जाओ। तो जो स्कीम सरकारी है उसका फायदा उतना नहीं मिल पा रहा। उसके लिए चूंकि मुख्यमंत्री सरकार चाह सकते हैं, केंद्र में आपकी अपनी सरकार है तीसरी बार की, यहाँ भी प्रधानमंत्री आपके अपने हैं। प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि हरियाणा से मेरा जुड़ाव है, ठीक है, मैंने वहां संगठन में काम किया है, मेरा करीबी रिश्ता रहा है। हाँ। तो उतना मेरे को रिटर्न लगता है नहीं मिला। अब महेश, अगर बात की जाए इस रिपोर्ट कार्ड की, इस बुकलेट की बात की जाए, तो प्रदेश की सियासत पर इसका कितना असर पड़ेगा, और आगे की अगर बात की जाए तो किस तरीके का रोड मैप देखने को मिलेगा? सीएम सैनी के शासनकाल में प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका तारतम्य किस तरीके का रहेगा? आगे हरियाणा की सियासत क्या कहती है? जो बैकलॉग्स थे, जो गैप्स थे, क्या वो अब और भी ज्यादा फिल करने की कोशिश सीएम सैनी करेंगे और उन दूरियों को मिटाने की कोशिश करेंगे? उन जो एक तरीके से रिपेंट कर रहे हैं हम कि वो हरियाणा को उसका हक नहीं मिला, क्या वो अब रिपेंट का, पछतावे का वो मौका नहीं देंगे सीएम सैनी? ऐसी उम्मीद की जा सकती है? देखिए, जो खामियां रह गई, जो गैप रह गया है, उसे दुरुस्त करने की कोशिश जरूर नायब सिंह सैनी करेंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वो हर संभव कोशिश करेंगे कि हरियाणा के पैसे के लिहाज से, फंड्स के लिहाज से, तमाम जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनके फायदे के लिहाज से ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा प्रदेश को मिले। नायब सिंह सैनी ज़रूर यहाँ पर कोशिश करेंगे, लेकिन वक्त और परिस्थितियाँ तय करती हैं कि क्या दिया जाएगा और क्या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि करीब करीब अभी 4-4.5 साल का वक्त पड़ा है लोकसभा और विधानसभा चुनाव। तो ऐसे में अब हरियाणा प्रदेश की कोई बहुत ज्यादा देने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। देने की सोच राजनीतिक दलों में कब आती है, कैसे आती है? जब चुनाव सिर पर खड़ा हो और पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा हो, तब देने की बात चलती है। तब जिक्र ये चलता है कि फिर 500 रुपए में गैस का सिलेंडर भी दिया जाएगा, फिर जिक्र ये चलता है कि 2100 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, फिर जिक्र ये भी चलता है कि मुफ्त शिक्षा, फिर जिक्र ये भी चलता है कि यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए जो है ओबीसी और एससी और तमाम पिछड़े और गरीब वर्ग के लोगों के लिए जो है पूरा का पूरा खर्च सरकार उठाने के लिए तैयार हो जाती है। तमाम ये सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन चुनाव के वक्त मिलती हैं। और आपको ये भी याद होगा कि हरियाणा विधानसभा में ये मुद्दा भी उठाया गया था कि हरियाणा प्रदेश की 70% आबादी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे चली गई है। कैसे गई थी? तब जिनके पास गाड़ियां थी, 3 मंजिला मकान थे, उन्हें भी बीपीएल की श्रेणी में ले लिया गया था, क्योंकि चुनाव सर पर खड़ा था और भारतीय जनता पार्टी का आकलन, जो सर्वे चल रहा था, वो 20 और 21 सीटों के आसपास जाकर फंस रहा था। और एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। उस वक्त जिसने भी बीपीएल के लिए आवेदन किया, बीपीएल कार्ड बन गया। और अब क्या हो रहा है? अब लाखों की तादाद में बीपीएल कार्ड्स को काटने की तैयारी हो रही है। अब वो गाड़ियां भी नजर आ रही हैं, 3 मंजिला मकान भी नजर आ रहे हैं, उनके घर पर 2 पहिया वाहन भी नजर आ रहे हैं, पंखे, कूलर और एसी भी नजर आ रहे हैं। वो तमाम सुविधाएं जो चुनाव से ठीक पहले दी गई थी, चुनाव के ठीक बाद खत्म की जा रही हैं। तो तमाम ऐसी सुविधाएं जो चुनाव से पहले दी जाती हैं, वो चुनाव के बाद बंद कर दी जाती हैं। तो ये मानकर चलिए कि ये सुविधाओं की जो बारिश होती है, ये चुनाव से ठीक पहले होती है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हो सकता है, उस पर प्रतिक्रिया आ सकती है, विपक्ष का रिएक्शन आ सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा राजनीति पर उसका असर पड़ता है ऐसा मैं नहीं मानता। जो आकलन होता है वो चुनाव से होता है, और चुनाव अभी काफी दूर है। और ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि लोगों की जो एक तरीके से याददाश्त है वो काफी कमजोर है। राजनीतिक दलों को भी, सत्ताधारी दल को भी ये लगता है कि आखिरी साल में अगर कुछ दिया जाए तो वो लोगों को याद रहता है। तो ये मानकर चलिए कि ऐसी बुकलेट का हरियाणा प्रदेश की राजनीति पर तो कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। अगर असर पड़ेगा तो फिर पंजाब जैसे राज्य में अगर इस तरह की प्रचार को किया जाता है तो वहां असर पड़ेगा, बंगाल में असर पड़ेगा, तमाम उन राज्यों में असर पड़ेगा जहां पर कि अब चुनाव आने वाले
वाले हैं। तो ऐसे आने वाले चुनावों के राज्यों में अगर इस तरह का कोई प्रचार प्रसार अगर किया जाता है तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी लेगी। अभी चूंकि 4-4.5 साल का वक्त बाकी है, तो ऐसे में अभी कोई राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए ऐसा नहीं है। लेकिन इतना मानकर चलिए कि उठने का मौका हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती। जिस तरीके से हमने देखा कि चंडीगढ़ में राहुल गांधी का दौरा हुआ, पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ राहुल गांधी पर हमला बोलना शुरू कर चुकी थी। और जिस कदर रफ्तार के साथ हमला नायब सिंह सैनी बोल रहे थे और हिसार में खड़े होकर तो ये बयान भी दे दिया कि कांग्रेस पार्टी में लंगड़े घोड़े हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तो ये मानकर चलिए कि राहुल गांधी की एंट्री भर से भारतीय जनता पार्टी के लोग असहज होने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी संगठन बना जाए और फिर मुकाबले की स्थिति पैदा हो। तो यहाँ पर यह जरूर कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी को उठने का मौका ही नहीं दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी हर दिन हर घंटे अपने ग्राफ का, अपनी लोकप्रियता का आकलन करने की कोशिश करती है और फिर अगर उसमें कहीं कोई सुधार की गुंजाइश हो तो वो सुधार भी किया जाता है। फिलहाल इसे सुधार आप इसे मान सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कोशिश लगातार कर रही है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को उठने का कोई मौका नहीं मिले। देवेंद्र, बड़ा सवाल है, वो सवाल ये कि पानीपत में भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ रहा है। आप खुद वहां पर रहे हैं और आपने ग्राउंड्स पर जाकर रिपोर्ट्स की हैं और उसमें भी पता लगा कि भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर उजागर होता रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इन दो मुद्दों को प्रमुखता से उठाया उन्होंने और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आने पर भ्रष्टाचार कम हुआ है। कितना बड़ा परिवर्तन पानीपत के परिप्रेक्ष्य से, पूरे हरियाणा के ओवरऑल परिप्रेक्ष्य से मानते हैं, देखते हैं आप, और क्या कुछ नजर आता है उनके इस बयान के बाद? देखिए सौरभ, मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक बार बयान दिया था कि हरियाणा में 37% करप्शन था जो घटकर 19% रह गया है। मैंने ही मनोहर लाल जी से पूछा था कि ऐसा क्या पैमाना है कि आपको पता लगा कि 37% करप्शन था घट के 19% रह गया। उन्होंने एक बयान दिया था, शायद उसके बाद बयान नहीं दिया उन्होंने। क्या आपके पास कोई मशीन है, ये आपने कैसे अंदाजा लगाया कि 37% करप्शन था, बीजेपी सरकार आने के बाद 19% रह गए, हम इसको भी खत्म करेंगे। देखिए, जो छोटे छोटे काम है, हम जैसे तहसीलें हैं, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन होने के बाद तो देखिए पारदर्शिता तो आई है, अधिकारी या कर्मचारी डरते हैं, लेकिन करप्शन खत्म हो गए ऐसा मैं नहीं मान सकता। आपको एक उदाहरण देता हूं। मुख्यमंत्री जी सरकार आज रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे, बुकलेट पेश कर रहे थे 11 साल के। मैं हरियाणा की बात करता हूं। हरियाणा में अभी चुनाव हुए, 8 महीने पहले सरकार बनी, तीसरी बार बनी, और ये दावा किया गया था कि ट्रिपल इंजन सरकार, तिगुनी रफ्तार। ये नारा भी होता है जब मीडिया में जो बयान, जो एड्स आती है सरकार की विज्ञापन, उसमें होता है। मुख्यमंत्री जी ने 2.5 महीने पहले बजट सत्र जो हुआ था हरियाणा में, ये कहा था 15 जून तक प्रदेश के सारे गड्ढे भर जाएंगे। उसके लिए कुछ करोड़ रुपए की घोषणा भी की थी। मैं आज, मेरे भी दिमाग में ये बात है कि 15 जून तक प्रदेश में कोई गड्ढा नजर नहीं आएगा। आज 10 जून है, पानीपत की सड़कों पे अभी गड्ढे नजर आ रहे हैं। अगर 2.5 महीने पहले घोषणा हुई थी तो कम से कम ये लगे कि हाँ 25% काम रह गया, 75% गड्ढे भर गए। ऐसा नहीं है जी। अभी गड्ढे, अभी हुडा के सेक्टर्स में, जो प्रीमियम सेक्टर्स जहां लोग शान से कहते हैं कि आप कहां रहते हैं, हम हुडा में रहते हैं, इससे ज्यादा बताने की चीज, हुडा स्टेटस सिंबल है, मतलब अमीर लोग, अच्छी फैमिली हुडा में रहती है। लेकिन हुडा में अभी भी बहुत गड्ढे हैं, जहां मैं रहता हूं वहां भी गड्ढे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था 15 जून के बाद गड्ढे नहीं मिलेंगे। 350 करोड़ ऐसा कुछ अमाउंट भी किया था कि सब डिपार्टमेंट को कहा गया है 15। आज 10 जून हो गई है, चाहे नगर निगम का एरिया हो, चाहे हुडा के सेक्टर्स हो, अभी भी गड्ढे वैसे हैं। और थोड़े दिन तक गड्ढे नहीं भरे गए तो बारिश आने वाली है। बारिशों से जब गड्ढे की लंबाई चौड़ाई और हो जाएगी, लोग गिरेंगे, चोट खाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं, आप दावे कीजिए, लेकिन जमीन पर उस तरह का होता हुआ एहसास करना जरूरी है। बुकलेट जारी करो, दावे करो, वायदे करो, प्रशंसा करो, लेकिन जो कहा जा रहा है कम से कम भरोसा जगाने की जरूरत है। भरोसा बना रहे, ये कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल, धरातल पर नजर भी आना चाहिए। महेश, अब सवाल ये कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को हमने गाये बगाए ये कहते हुए सुना है कि विकास हम हरियाणा का पूरी तौर पर करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कई बात कही, जब उनसे सवाल भी पूछा गया कि क्या उन क्षेत्रों में आप जाएंगे जहां पर आपको वोट नहीं मिला, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम पूरे हरियाणा का समग्र रूप से विकास करेंगे, पूरा हरियाणा हमारा है। तो क्या विकास की रफ्तार की बात जो कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस के समर्थित क्षेत्र हैं
वहां पर भी उन्होंने विकास की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के विधायक आएंगे तो उनकी भी हम सुनेंगे। क्या इस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं? क्या संपूर्ण रूप से विकास की जो गाथा सीएम सैनी जिसका जिक्र करते नजर आ रहे हैं उसका ब्लूप्रिंट बनाया गया है, उस पर काम हो रहा है? क्योंकि देवेंद्र तो ये बता रहे हैं कि गड्ढे हैं, सड़कों को पूरी तरह निर्माण नहीं किया गया। अब आने वाले समय में क्या उम्मीद की जा सकती है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के उस बयान को लेकर, मौजूदा बुकलेट को लेकर और ये जो दावे पेश किए जा रहे हैं उसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक विभाग है दस्तावेजीकरण, जो कि रिसर्च करता है, जो कि वोट्स का जो मैनेजमेंट है वो देखने का काम करता है। फिलहाल हर तरह का मैनेजमेंट दस्तावेजीकरण जो विभाग है भारतीय जनता पार्टी का देखता है। एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी दस्तावेजीकरण विभाग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसमें ये निकल कर सामने आया कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा कहा जाता है कि शहरी क्षेत्रों की जो ये पार्टी मानी जाती है, और शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ अच्छा दिखता भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में यहां एक रिसर्च की गई थी और रिसर्च में फाइंडिंग्स निकाली गई थी कि एक एक बूथ की उसमें जो रिपोर्ट है वो तैयार की गई थी, जिसमें बीते 3 विधानसभा चुनाव और यहां तक कि लोकसभा चुनाव को भी उसमें शामिल किया गया था। उन तमाम रिपोर्ट्स में एक रिसर्च की जो फाइंडिंग निकलकर सामने आई, उसमें एक एक बूथ को आइडेंटिफाई कर लिया गया कि कौन सा बूथ ऐसा है जो बीते 3 विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहा। अब वो रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को और प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली को। ये 2 कॉपीज इस रिपोर्ट की सौंपी गई। उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस विभाग से यानी भारतीय जनता पार्टी के दस्तावेजीकरण विभाग से एक सवाल सामने रखा कि जो लोग बीते 3 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं तो उनका क्या करना चाहिए? उन्हें सजा देनी चाहिए कि उन्हें इनाम देना चाहिए? उन्हें लुभाने की कोशिश करें या उनका इलाज करने की कोशिश करें? ये सवाल रखा गया। तो जवाब ये दिया गया कि ये फैसला आपको करना है। अब भारतीय जनता पार्टी एक एक बूथ को आइडेंटिफाई कर चुकी है कि कौन सा बूथ ऐसा है जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा साबित होता है, जहां के वोटर्स भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। कौन सा बूथ ऐसा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी तीनों विधानसभा चुनाव में हारती रही है, तीनों जो लोकसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को उन पर्टिकुलर उन खास बूथों पर हार का सामना करना पड़ा है। तो ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को ये बखूबी पता है कि कौन से गांव के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं और कौन से गांव, कौन सी गली, कौन सी बूथ के जो वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं। तो ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को खुद इसके आगे की जो रणनीति है वो तय करनी है कि क्या ऐसे लोगों को संतुष्ट किया जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ जाएं, या फिर ऐसे लोगों को सजा दी जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये मानकर चलिए कि अभी एक स्ट्रेटेजिक जो वर्क है वो भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है और बखूबी कर चुकी है। अब आगे कौन सी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी? ऐसे वोटर जो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, क्या उन्हें सजा देने का फैसला होगा, या ऐसे वोटर जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं उन्हें लुभाने की, उन्हें फायदा देने की कोशिश की जाएगी ताकि आने वाले चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं। बिल्कुल। अब आगे किस तरह की परिस्थितियों की देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।